पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 3 का ABST का फर्स्ट पेपर निगम एवं प्रबंधकीय लेखांकन कॉरपोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये ABST का बीकॉम पार्ट 3 का फर्स्ट पेपर है और इस बीकॉम पार्ट 3 के ABST के फर्स्ट पेपर में हम पढ़ रहे हैं 5वीं यूनिट का चैप्टर एकीकरण। और इस एकीकरण में हमने पिछले वीडियोज में एकीकरण के बारे में, एकीकरण का अर्थ, एकीकरण के परिणाम स्वरूप विक्रेता कंपनी और क्रेता कंपनी की पुस्तकों में लेखा प्रविष्टियाँ, क्रेता कंपनी की पुस्तकों में एकीकरण के पश्चात चिट्ठा, इन पर विस्तार से पिछले वीडियोज में बता दिया गया है। इसके अलावा अंतः कंपनी व्यवहार, अंतः कंपनी ऋण, अंतः कंपनी विनियोग, अंतः कंपनी लेनदार देनदार, अंतः कंपनी प्राप्य बिल और देय बिल, एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को दिया गया ऋण, एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी से लिया गया ऋण, इन सब व्यवहारों के बारे में किस प्रकार लेखांकन किया जाएगा, किस प्रकार व्यवहार किया जाएगा, इसको विस्तार से समझा दिया गया है। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से क्रय प्रतिफल, वैधानिक संचय, उन संपत्तियों और दायित्वों के लेखांकन के बारे में जिन्हें क्रेता कंपनी द्वारा नहीं लिया गया है तथा लेखा मानक 14 के बारे में विस्तार से समझेंगे। इसके अलावा असहमत अंशधारी के संबंध में भी इसी वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एकीकरण के संबंध में क्रय प्रतिफल को समझ लेते हैं। क्रय प्रतिफल एकीकरण की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्रय प्रतिफल और क्रय प्रतिफल की गणना और क्रय प्रतिफल से मतलब क्या होगा। लेखा मानक 14 के अनुसार क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी को भुगतान की जाने वाली सभी तरह की राशियों का योग क्रय प्रतिफल कहलाता है। इस अर्थ के अनुसार क्रेता कंपनी ने विक्रेता कंपनी को जो भी दिया है, चाहे वे इक्विटी अंश हों, पूर्वाधिकार अंश हों, ऋण पत्र हों, नगद हो या अन्य संपत्ति के रूप में हो, जो भी क्रेता कंपनी ने विक्रेता कंपनी को दिया है, उन सब का योग क्रय प्रतिफल कहलाएगा। यदि प्रश्न में ये स्पष्ट न हो कि क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी को कितना भुगतान करेगी, तो उस स्थिति में क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी को शुद्ध संपत्तियों के मूल्य के बराबर भुगतान करेगी। शुद्ध संपत्तियां यानी नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स से मतलब है क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी की ली गई सभी संपत्तियों का लिया गया मूल्य माइनस क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी के लिए गए सभी दायित्वों का लिया गया मूल्य। इन दोनों का जो अंतर होगा वो कहलाएगा शुद्ध संपत्ति, नेट एसेट्स। जब प्रश्न में ये न दे रखा हो या ये स्पष्ट न हो कि क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी को कितना भुगतान करेगी, तो ये माना जाएगा कि क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी को नेट एसेट्स के बराबर भुगतान करेगी, यानी नेट एसेट्स बराबर क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी को भुगतान की जाने वाली राशियाँ। और इस स्थिति में क्रय प्रतिफल होगा नेट एसेट्स। और यदि क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी को जो भुगतान कर रही है, उन सब भुगतान की जाने वाली राशियाँ स्पष्ट है, तो उन सब का योग क्रय प्रतिफल कहलाएगा। इस स्थिति में भी नेट एसेट्स निकाल ली जाएगी। यदि क्रेता कंपनी जो भुगतान कर रही है उसका योग
नेट एसेट्स से अधिक है तो जो अधिक भुगतान की गई राशि है वो कहलाएगी ख्याति। यानी क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी को भुगतान की जाने वाली सभी राशियों का कुल योग माइनस नेट एसेट्स बराबर कहलाएगा ख्याति। और यदि क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी को जो राशियां भुगतान की जा रही है उन सबके योग से नेट एसेट्स ज़्यादा है तो जो नेट एसेट्स से कम भुगतान किया गया है वो कहलाएगा पूंजीगत संचय। यानी नेट एसेट्स से क्रेता कंपनी कम भुगतान करती है तो ये क्रेता कंपनी को फ़ायदा है और ये पूंजीगत संचय में हस्तांतरित किया जाएगा। और नेट एसेट्स से ज़्यादा भुगतान किया जा रहा है तो ये क्रेता कंपनी के लिए हानि है, या ये माना जाएगा कि ये नेट एसेट्स से जो ज़्यादा भुगतान किया गया है वो विक्रेता कंपनी की ख्याति के लिए भुगतान किया गया है। यानी नेट एसेट्स से ज़्यादा भुगतान किया जा रहा है तो अंतर की राशि ख्याति, और नेट एसेट्स से कम भुगतान किया जा रहा है तो अंतर की राशि पूंजीगत संचय कहलाएगी। और कितना भुगतान किया जा रहा है ये स्पष्ट न हो तो उस स्थिति में नेट एसेट्स के बराबर भुगतान किया जाएगा। यानी क्रय प्रतिफल बराबर नेट एसेट्स होगा। लेखा मानक 14 के अनुसार सामान्यतः क्रय प्रतिफल होता है क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी को भुगतान किए जाने वाले सभी तरह की राशियों का योग। और यदि ये नहीं दे रखा हो तो नेट एसेट्स बराबर होगा क्रय प्रतिफल। और दोनों दे रखे हों नेट एसेट्स और क्रय प्रति भुगतान की जाने वाली राशियों का योग, तो नेट एसेट्स से भुगतान किया जाने वाली राशियों का योग अधिक है तो आधिक्य ख्याति, और यदि नेट एसेट्स से भुगतान की जाने वाली राशियों का योग कम है तो कमी की राशि पूंजीगत संचय कहलाएगा। क्रय प्रतिफल के लिए विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में लेखा किया जाएगा क्रय प्रतिफल देय होने पर। क्रय प्रतिफल देय होने पर विक्रेता कंपनी अपनी पुस्तकों में रियलाइजेशन अकाउंट खाते को क्रेडिट करेगी और विक्रेता कंपनी के खाते को डेबिट करेगी। यानी जब क्रय प्रतिफल देय होगा तो प्रविष्टि हो जाएगी परचेजिंग कंपनी अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी क्रय प्रतिफल के देय होने पर क्रय प्रतिफल की राशि से रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष पर लिख दिया जाएगा बाय परचेजिंग कंपनी अकाउंट। और इसके अलावा जब क्रय प्रतिफल का भुगतान प्राप्त होगा विक्रेता कंपनी को क्रेता कंपनी से तो उस स्थिति में जो भी क्रय प्रतिफल के भुगतान के रूप में प्राप्त होगा उन सब खातों को विक्रेता कंपनी अपनी पुस्तकों में डेबिट कर लेगी और परचेजिंग कंपनी के खाते को क्रेडिट कर देगी। यानी जब क्रय प्रतिफल का भुगतान प्राप्त होगा तो प्राप्त होने वाली सभी मदों के खातों को डेबिट कर देंगे और परचेजिंग कंपनी के खाते को क्रेडिट कर देंगे। यानी प्रविष्टि हो जाएगी। यदि क्रेता कंपनी के इक्विटी अंश प्राप्त हुए हैं तो इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट DR। यदि क्रेता कंपनी के प्रेफरेंस शेयर प्राप्त हुए हैं तो प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट DR। यदि क्रेता कंपनी के डिबेंचर्स प्राप्त हुए हैं तो डिबेंचर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट DR। यदि नगद प्राप्त हुआ है तो बैंक अकाउंट DR टू परचेजिंग कंपनी अकाउंट, इन सब का योग से। यानी क्रय प्रतिफल से विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में दो प्रविष्टियाँ की जाएगी, एक क्रय प्रतिफल देय होने पर और एक क्रय प्रतिफल प्राप्त होने पर। क्रय प्रतिफल देय होने पर प्रविष्टि होगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू परचेजिंग कंपनी अकाउंट, और क्रय प्रतिफल प्राप्त होने पर प्रविष्टि होगी जो भी प्राप्त हुआ है वह सब खाते डेबिट और परचेजिंग कंपनी का खाता क्रेडिट। जैसे इक्विटी अंश प्राप्त हुए हैं क्रेता कंपनी के विक्रेता कंपनी को तो इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट DR,
इसी तरीके से जो जो प्राप्त हुआ उन सब खातों को डेबिट कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट DR, डिबेंचर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR टू परचेजिंग कंपनी अकाउंट। और क्रेता कंपनी क्रय प्रतिफल की राशि से अपने या देय होने पर संपत्तियां और दायित्व या व्यापार करने की प्रविष्टि के साथ क्रय प्रतिफल देय होने की प्रविष्टि करेगी। यानी व्यापार क्रय करते समय ली गई संपत्तियों को उनके लिए गए मूल्य पर डेबिट कर लेगी, लिए गए दायित्वों को उनके लिए गए मूल्य पर क्रेडिट कर लेगी, और जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस से, ये डिफरेंस कहलाएगा क्रय प्रतिफल, और इस डिफरेंस से विक्रेता कंपनी के समापक या विक्रेता कंपनी के खाते को क्रेडिट कर देगी। यानी क्रय प्रतिफल देय होने पर क्रेता कंपनी क्रय प्रतिफल की प्रविष्टि करेगी अन्य ली गई संपत्तियों और दायित्वों के साथ सन्ड्री एसेट्स अकाउंट DR। जिस भी मूल्य पर संपत्तियों को लिया है उस मूल्य से ली गई सभी संपत्तियों के खातों को अलग अलग डेबिट कर देंगे। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट DR टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, लिए गए सभी दायित्वों के लिए गए मूल्य से हर दायित्व का अलग अलग खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा। और टू जो डिफरेंस होगा यानी क्रय प्रतिफल वो होगा टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट। यानी क्रेता कंपनी अपनी पुस्तकों में पहली प्रविष्टि क्रय प्रतिफल की करेगी व्यापार क्रय की के साथ संपत्ति और दायित्वों को डेबिट क्रेडिट करते हुए क्रय प्रतिफल की राशि से विक्रेता कंपनी के खाते को क्रेडिट करते हुए। इसके बाद जब क्रय प्रतिफल का भुगतान करेगी तो लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी के खाते को डेबिट कर देगी, और जो जो भी विक्रेता कंपनी को दिया गया है उन सब खातों को क्रेडिट कर देगी। तो जब क्रय प्रतिफल का भुगतान करेगी तो क्रेता कंपनी अपनी पुस्तकों में प्रविष्टि करेगी लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी DR टू, अगर इक्विटी अंश दिए हैं तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी अंश यदि प्रीमियम पर दिए गए हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यदि प्रेफरेंस शेयर दिए गए हैं तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पर दिए गए हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, डिबेंचर्स दिए गए हैं तो टू डिबेंचर्स अकाउंट, और नगद दिया गया है तो टू बैंक अकाउंट। यानी क्रय प्रतिफल देय होने की और क्रय प्रतिफल का भुगतान करने पर ये प्रविष्टियां कर दी जाएगी क्रेता कंपनी की पुस्तकों में। इसके बाद दूसरा व्यवहार है वैधानिक संचय। सामान्यतया क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी के संचयों को व्यापार क्रय करते समय क्रय नहीं करती है। केवल विलय की प्रकृति वाले एकीकरण में क्रेता कंपनी कंपनी के सभी संचयों को, सभी संपत्तियों को, सभी दायित्वों को, सभी लाभों के शेषों को और सभी हानियों के शेषों को क्रय कर लेती है अगर एकीकरण विलय की प्रकृति का हो तो। और क्रय की प्रकृति का है तो सामान्यतया संचयों को क्रेता कंपनी क्रय नहीं करती है। लेकिन जो वैधानिक प्रकृति के संचय हैं, स्टेटरी रिजर्व्स हैं, उन रिजर्व्स को बनाए रखना एक कानूनन अनिवार्य आवश्यकता होती है। तो इन वैधानिक संचयों को चाहे विलय की प्रकृति का हो एकीकरण या क्रय की प्रकृति का हो एकीकरण, वैधानिक संचयों को तो क्रेता कंपनी को क्रय करना ही पड़ता है। और इन वैधानिक संचयों यानी इन स्टेटरी रिजर्व्स के बारे में विक्रेता कंपनी इस स्टेटरी रिजर्व को वसूली खाते में हस्तांतरित करके बंद कर देगी। यानी स्टेटरी रिजर्व अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। और क्रेता कंपनी इन वैधानिक संचयों से अमेलजेमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट खाते को खोलेगी और इस खाते में स्टेटरी रिजर्व को क्रेडिट कर देगी। अमेलजेमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट यानी एकीकरण समायोजन खाता। इस एकीकरण समायोजन खाते के शेष को
क्रेता कंपनी अपने संपत्ति पक्ष पर दिखाएगी अन्य गैर चालू संपत्तियों के खाते के रूप में, और स्टेटरी रिजर्व को दिखाएगी अपने रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग्स में। और क्रेता कंपनी की पुस्तकों में इन वैधानिक संचयों से जो प्रविष्टि की जाएगी वो प्रविष्टि होगी अमेलजेमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू स्टेटरी रिजर्व अकाउंट। वैधानिक संचयों में प्रमुखतया जो होते हैं उनमें विकास छूट संचय, विनियोग छूट संचय, पूंजी सहायता संचय, निर्यात सहायता संचय आदि वैधानिक संचय कानून की आवश्यकता के अनुरूप कंपनियों को बनाने होते हैं। और जब विक्रेता कंपनी अपने व्यापार का विक्रय करती है और क्रेता कंपनी ऐसे व्यापार को खरीदती है तो एकीकरण विलय की प्रकृति का हो या क्रय की प्रकृति का, इन वैधानिक संचयों को क्रय करना आवश्यक है। सामान्यतया क्रय की प्रकृति के एकीकरण में कंपनियां संचयों को, लाभों के शेषों को, हानियों के शेषों को क्रय नहीं करती है, लेकिन वैधानिक संचयों को क्रय करना अनिवार्य है। और विलय की प्रकृति में कंपनियां सभी संपत्तियों और दायित्वों के साथ साथ इनको भी सबको पुस्तक मूल्य पर लेगी, संपत्तियों और दायित्वों को, और सभी संचयों को, सभी लाभों को और सभी हानियों को उसी मूल्य पर क्रय कर लेती है जिस मूल्य पर विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में इन संपत्तियों, दायित्वों, लाभों और हानियों के शेषों और रिजर्व्स की राशि को दिखा रखा है। तो विलय की प्रकृति में तो बिल्कुल जो विक्रेता कंपनी के चिट्ठे में या पुस्तकों में जिस मूल्य पर संपत्तियों, दायित्वों, लाभों, हानियों और संचयों को दिखा रखा है उसी मूल्य पर क्रेता कंपनी उनको वैसा का वैसा ही क्रय कर लेती है और अपनी पुस्तकों में उसी रूप में, उसी राशि पर इन सभी मदों को, इन सभी संपत्तियों, दायित्वों को, इन सभी संचयों को और इन सभी लाभों, हानियों के शेषों को क्रेता कंपनी अपनी पुस्तकों में दिखाती है जिस तरीके से विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में ये प्रकट हो रहे थे। लेकिन क्रय की प्रकृति में कंपनी सभी संपत्तियों और दायित्वों को खरीदती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उन्हें पुस्तक मूल्य पर ही क्रय किया जाए। और लाभों और हानियों के शेषों को और संचयों को सामान्यतया क्रय की प्रकृति में नहीं खरीदा जाता है क्रेता कंपनी द्वारा, लेकिन वैधानिक संचयों को तो क्रय की प्रकृति के एकीकरण में भी क्रय किया जाता है। और इस स्थिति में क्रेता कंपनी अपनी पुस्तकों में वैधानिक संचयों के लिए जो प्रविष्टि करती है वो अमेलजेमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट यानी एकीकरण समायोजन खाते के माध्यम से करेगी। अमेलजेमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू स्टेटरी रिजर्व अकाउंट। और विक्रेता कंपनी इसके लिए प्रविष्टि करेगी स्टेटरी रिजर्व को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करके, यानी स्टेटरी रिजर्व अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। वैधानिक संचयों के अलावा एक स्थिति और होती है एकीकरण के दौरान क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी की क्रय नहीं की गई संपत्तियां या क्रय नहीं किए गए दायित्व। क्रेता कंपनी सभी तरह की संपत्तियों को और सभी तरह के दायित्वों को जो विक्रेता कंपनी के चिट्ठे में दिखा रखे हों उन्हें क्रय यदि नहीं करती है तो जिन जिन संपत्तियों और दायित्वों को उसने क्रय नहीं किया है उनके लिए लेखा प्रविष्टियां सीधे वसूली खाते के माध्यम से भी कर सकते हैं और उनको अलग से भुगतान करके या संपत्तियों का अलग से विक्रय करके भी कर सकते हैं। सामान्यतः जिन संपत्तियों को क्रेता कंपनी ने क्रय किया है और जिन दायित्वों को क्रेता कंपनी ने क्रय किया है उन सब संपत्तियों और दायित्वों को विक्रेता कंपनी उनके पुस्तक मूल्य पर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके पुस्तक मूल्य पर बंद कर देती है। और जिन्हें क्रेता कंपनी ने क्रय नहीं किया है उनके संबंध में
लेखा व्यवहार दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो ऐसी संपत्तियों और दायित्वों को भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके बंद कर दिया जाए पुस्तक मूल्य पर, और संपत्तियों की वसूली पर जो भी प्राप्त हो रहा है उसे रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा जाए, और दायित्वों के भुगतान पर जो भी भुगतान किया जा रहा है उसे भी रियलाइजेशन अकाउंट में लिख दिया जाए। और एक तरीका यह है कि इन संपत्तियों और दायित्वों को जो क्रेता कंपनी ने नहीं लिए हैं उनको वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं करके ऐसी संपत्तियों और दायित्वों का सीधा भुगतान कर दिया जाए, और उसके सीधे भुगतान की अलग से प्रविष्टि कर दी जाए, और दायित्वों के भुगतान पर जो भी लॉस या प्रॉफिट हुआ है उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसी तरीके से संपत्तियों की वसूली पर जो भी लाभ या हानि हो उसको वसूली खाते में हस्तांतरित कर दिया जाए, और संपत्ति के विक्रय से अलग से प्रविष्टि कर दी जाए। इन दोनों ही स्थितियों में जो प्रविष्टियाँ की जाएगी विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में, उसमें यदि वसूली खाते में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो संपत्तियों को वसूली खाते में ट्रांसफ़र करने की प्रविष्टि हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू एसेट्स अकाउंट पुस्तक मूल्य पर। जिन जिन संपत्तियों को नहीं लिया उनको भी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू एसेट्स अकाउंट, और जिनको लिया है उनको तो रियलाइजेशन अकाउंट DR टू एसेट्स एंट्री करके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते ही हैं, लेकिन नहीं ली गई संपत्तियों का भी निस्तारण यदि वसूली खाते के माध्यम से कर रहे हैं, लेखा वसूली खाते के माध्यम से कर रहे हैं, तो उसकी प्रविष्टि भी यही हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू एसेट्स अकाउंट। और इसके बाद जब उस संपत्ति के विक्रय से जो प्राप्त होगा उसकी प्रविष्टि हो जाएगी बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ऐसे दायित्व जिनको क्रेता कंपनी ने नहीं लिया है उन्हें वसूली खाते में हस्तांतरित करके बंद करना हो तो पहली प्रविष्टि हो जाएगी, जो भी दायित्व उन सबके खाते डेबिट कर दिए जाएंगे और वसूली खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी मान लो क्रेडिटर्स को नहीं लिया है तो क्रेडिटर्स अकाउंट DR, डिबेंचर्स को नहीं लिया है तो डिबेंचर्स अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। और इनका भुगतान करने पर इनको जो भी दिया है वो सब खाते, जो भी इनको भुगतान किया गया है वो सब खाते क्रेडिट कर दिए जाएंगे और रियलाइजेशन खाता डेबिट कर दिया जाएगा। यानी इनको रियलाइजेशन खाते के क्रेडिट में ट्रांसफ़र किया और इनका भुगतान करने पर जो भी भुगतान किया उनको रियलाइजेशन खाते के डेबिट में लिख दिया जाएगा। तो जब इनका भुगतान किया जाए तो प्रविष्टि हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट DR। इनको यदि इक्विटी अंश दिए हैं क्रेता कंपनी के तो टू इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर दिए तो टू प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट, ऋण पत्र दिए हैं तो टू डिबेंचर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट, और यदि इन्हें नगद भुगतान किया गया है तो टू बैंक अकाउंट। यानी जो संपत्तियां और दायित्व क्रेता कंपनी ने नहीं लिए हैं विक्रेता कंपनी के, उनको वसूली खाते में ट्रांसफ़र करके उनका भुगतान कर दिया जाएगा, या संपत्तियों के विक्रय से जो राशि प्राप्त होगी उसका पूरा लेखा वसूली खाते के माध्यम से कर दिया जाएगा। लेकिन यदि इनका वसूली खाते के माध्यम से लेखा नहीं किया जाए तो उस स्थिति में संपत्तियों के विक्रय से अलग प्रविष्टि कर दी जाएगी और दायित्वों का भुगतान करने पर उसकी अलग से प्रविष्टि कर दी जाएगी। और जो लॉस या प्रॉफिट होगा यानी उनके पुस्तक मूल्य से जो अधिक वसूली हुई है या कम वसूली हुई है उस लॉस या प्रॉफिट को वसूली खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और दायित्वों का पुस्तक मूल्य से यदि अधिक भुगतान किया है तो जो डिफरेंस है वो हानि, और उसको वसूली खाते में हस्तांतरित कर देंगे। और दायित्वों का पुस्तक मूल्य से कम भुगतान किया है तो ये जो लाभ होगा ये भी वसूली खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। जब संपत्ति और दायित्वों की वसूली खाते के माध्यम से प्रविष्टि न करके सीधे प्रविष्टि की जाए तो उस स्थिति में संपत्तियों के विक्रय पर प्रविष्टि हो जाएगी बैंक अकाउंट DR टू एसेट्स अकाउंट। और फिर जो लाभ या हानि है, अगर लाभ है तो रियलाइजेशन अकाउंट CR
और हानि है तो रियलाइजेशन अकाउंट DR। यानी लाभ है तो एसेट्स अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट, और हानि है तो रियलाइजेशन अकाउंट DR टू एसेट्स अकाउंट। इसी तरीके से दायित्वों के भुगतान करने पर संबंधित दायित्व का खाता डेबिट कर दिया जाएगा और उसको जो जो भी दिया गया है उन सब खातों को क्रेडिट कर दिया जाएगा। और जो लॉस या प्रॉफिट है, अगर भुगतान पुस्तक मूल्य से अधिक किया गया है तो लॉस है, लॉस के लिए रियलाइजेशन खाता डेबिट कर दिया जाएगा और संबंधित दायित्व का खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा। और प्रॉफिट है यानी भुगतान जितना है उससे कम किया गया है तो रियलाइजेशन खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा और संबंधित दायित्व का खाता डेबिट कर दिया जाएगा। यानी प्रविष्टि हो जाएगी दायित्वों के भुगतान करने पर। अगर क्रेडिटर्स को भुगतान किया जा रहा है तो क्रेडिटर्स अकाउंट DR, डिबेंचर्स को भुगतान किया जा रहा है तो डिबेंचर्स अकाउंट DR, और भुगतान में जो जो भी दिया है वो, जैसे परचेजिंग कंपनी के इक्विटी शेयर दिए हैं तो टू इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट, टू डिबेंचर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। इसी तरीके से इस पर यदि भुगतान पुस्तक मूल्य से अधिक किया गया है तो प्रविष्टि हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू, अगर क्रेडिटर्स का भुगतान ज़्यादा किया है तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट, और डिबेंचर्स का भुगतान अधिक किया है तो टू डिबेंचर्स अकाउंट। और पुस्तक मूल्य से कम भुगतान किया है तो क्रेडिटर्स को कम भुगतान किया है तो क्रेडिटर्स अकाउंट DR, डिबेंचर्स को कम भुगतान किया है तो डिबेंचर्स अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी जिन संपत्तियों और दायित्वों को क्रेता कंपनी ने नहीं लिया है उन संपत्तियों और दायित्वों के संबंध में सीधा पुस्तक मूल्य पर वसूली खाते में ट्रांसफ़र करके सीधी प्रविष्टि की जा सकती है वसूली खाते के माध्यम से, और वसूली खाते के माध्यम से न करके संपत्तियों का विक्रय करने पर अलग से स्वतंत्र प्रविष्टि की जा सकती है, और लाभ या हानि की राशि को वसूली खाते में हस्तांतरित किया जा सकता है। और दायित्वों का भी भुगतान करने पर सीधा भुगतान किया जा सकता है और लॉस या प्रॉफिट की राशि को वसूली खाते में हस्तांतरित किया जा सकता है। इसके अलावा है असहमत अंशधारी। जब एकीकरण के फलस्वरूप दो या दो से अधिक कंपनियां एक हो जाती है या दो या दो से अधिक कंपनियों का व्यापार किसी एक बिल्कुल नई कंपनी द्वारा या पहले से स्थापित कंपनी द्वारा क्रय किया जाता है, तो इस स्थिति में जब कंपनियों के व्यापार को क्रय किया जाएगा तो उस स्थिति में यदि सभी अंशधारी अपने अंशों का समर्पण नहीं करते हैं, अपने अंशों का विक्रय करने के लिए सहमत नहीं होते हैं, तो जो अंशधारी अपने अंशों का समर्पण करने के लिए, अपने अंशों का विक्रय करने के लिए सहमत नहीं होते हैं, ऐसे अंशधारियों को असहमत अंशधारी यानी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स कहेंगे। ऐसे असहमत अंशधारियों को सहमत किया जाएगा, वो जिस भी तरीके से सहमत होते हैं या जिस भी भुगतान को लेने के लिए वो सहमत होते हैं वो भुगतान उन्हें किया जाएगा, और या फिर ट्रिब्यूनल द्वारा या न्यायालय द्वारा जो भी निर्धारित किया जाएगा वो भुगतान ऐसे असहमत अंशधारियों को किया जाएगा। ऐसे असहमत अंशधारियों के संबंध में विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में जो अलग से असहमत अंशधारियों का खाता खोला जाएगा और इनसे संबंधित जो अंश पूंजी होगी उसको असहमत अंशधारियों के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स अकाउंट में इनसे संबंधित जो अंश पूंजी है उसको इनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी प्रविष्टि हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स अकाउंट, और इसे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स अकाउंट के क्रेडिट पक्ष पर लिख दिया जाएगा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर इसके बाद इनको जो भुगतान किया जाएगा वो नई कंपनी के यदि अंश दिए जाते हैं तो उसको
डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स अकाउंट के डेबिट पक्ष पर लिख दिया जाएगा। अगर इक्विटेंस दिए गए हैं तो टू इक्विटी शेयर्स इन डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। यदि पूर्वाधिकार अंश दिए हैं तो टू प्रिफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी। यदि ऋण पत्र दिए हैं क्रेता कंपनी के तो डिबेंचर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट, और अगर नगद दिया है तो टू बैंक अकाउंट। इसके बाद अगर इनको इनकी अंश पूंजी से ज़्यादा भुगतान किया है तो वो जो डिफरेंस होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, या इनकी अंश पूंजी से कम भुगतान किया है तो उसे भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके इस खाते को बंद कर दिया जाएगा। यानी इनकी अंश पूंजी से ज़्यादा भुगतान किया है तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स खाते के क्रेडिट पक्ष पर लिख दिया जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और अंश पूंजी से कम भुगतान किया है तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के डेबिट में लिख दिया जाएगा टू शेयर होल्डर अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और इसके बाद डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है लेखा मानक 14 अकाउंटिंग